सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है संडे, और संडे का मतलब क्या है ये तुम लोग मुझे कमेंट में बताओगे। फटाफट से जाओ और कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो लोग मेरे नॉवल फैंस है ना, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो फिर फटाफट से आज के इस ब्रेक डाउन वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले गाइज थोड़ा सा मैं प्रीवियस एपिसोड के बारे में तुम्हें बता दूं, क्योंकि यार रेनिंग मॉडल है, इसके रिकैप को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि कहानी चल ही ऐसे लेवल पे रही है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। सो होमीज, अब तक की कहानी में ये हुआ कि जो अपना वांगलिन है ना, वो एक वेस्टेज प्लैनेट के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब वो करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत ही अमाउंट में थंडर ओरिजिन एनर्जी मौजूद है। बस फिर क्या, वांगलिन यहाँ पे जाता है, इसके जरिए से अपनी थंडर बॉडी को बनाता है, जिसके बाद हेवन डिफाइंग बीट का जो मेटल एलिमेंट है उसे भी वो कंप्लीट कर लेता है, व्हिच मींस कि हेवन डिफाइंग बीट अब इसे अपना मास्टर बना लेगी या नहीं, इस बात को जानने के लिए वांगलिन भी बहुत ज्यादा डेस्परेट था। बट होता क्या है, यहाँ पर एक मिस्टीरियस टाइप का गेट ओपन होता है, जिसके अंदर की वांगलिन जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसे जानना था कि आखिर है क्या इस पर। तो वांगलिन पहुंच जाता है उस पर, और यहाँ उसे दाव से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलती है। बट गाइज फिर वांगलिन उस गेट से बाहर फेंक दिया जाता है, और यहाँ पे हमें एक मिस्टीरियस सा पर्सन दिखाया जाता है, जिसे कि मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि गाइज असल में ये इनर रियलम के लॉर्ड है। और ये क्या है ये तो तुम्हें आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेगा, लेकिन अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो और तुम इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो पिन कमेंट में बताना, फिर मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर बना लूंगी। तो बस आज के इस वीडियो की शुरुआत भी एग्जैक्टली इसी मोमेंट से होती है, जहाँ पे ये जो हेवन डिफाइंग बीट है, जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था और वांगलिन इस गेट के अंदर भी चला जा चुका था। उसके अंदर की जो सीक्रेट्स है उसका कुछ हिस्सा इसने पता लगा लिया था। तो कह सकते हो कि जो लास्ट स्टेप था ना, वो भी कंप्लीट हो चुका था, जिसके चलते अब यहाँ पे हमें हेवन डिफाइंग बीट है ना, वो आसपास की थंडर एनर्जीज को ऑब्जर्व करती हुई नजर आती है, और तेजी से ग्लो करते हुए अचानक से यहाँ पे एक सन मार्क और एक मून मार्क ये दोनों अपीयर होता है, जो कि हेवन डिफाइंग बीट के दोनों ओर बन जाता है। यानी कि आधा हिस्सा सन के टाइप का दिखता है, आधा हिस्सा मून मार्क के साथ ग्लो कर रहा था। तभी अचानक से एक तेज थंडर एनर्जी यहाँ पे उसके ऊपर गिरती है, जिसके चलते यहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन टाइप का होता है, और धीरे धीरे करके जो हेवन डिफाइंग बीट है ना, अपने नॉर्मल फॉर्म में आते साथ ही वांगलिन के थर्ड आई के जरिए से वापस जो है इसके बॉडी में वो चला जाता है। तभी यहाँ वांगलिन लोटस पोजीशन में बैठते हुए हैंड साइंस को बनाने लगता है, और वापस से जो आसपास की जितनी भी थंडर एनर्जीज थी ना, उसे गैदर करने लगता है अपने बॉडी के अंदर, क्योंकि वांगलिन अच्छे से जानता है कि आगे इसे बहुत ही अच्छे से यूज किया जा सकता है। इवन कि वांगलिन यहाँ पर अपनी बॉडी को टेम्पर भी कर रहा था, ये जो थंडर लेक था ना, यहाँ पे बैठ के। गाइस फाइनली जिस कैरेक्टर का तुम्हें और मुझे इंतजार था, स्पेशली जो नॉवल फैंस है जिनको इंतजार था, उसकी एंट्री हो जाती है। यार ये क्या कमाल का आदमी है। तो मैं तुम्हें इतना बता दूं कि आने वाले जो 2-3 महीने के बाद जो एपिसोड्स आएंगे ना, जो आगे के आर्क्स आएंगे, वहाँ पे इस बंदे के तो मतलब है छोड़ो, तुम स्पॉइल हो जाओगे, लेकिन हाँ गौर से देखना, क्योंकि बंदा बड़े कमाल का है। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि एक थंडर बीस्ट तेजी से उड़ता हुआ सीधा इसी ओर बढ़ के आ रहा था, जिस तरफ ये थंडर लेक मौजूद था, जहाँ पर अभी वांगलिन मौजूद है। तभी इसके ऊपर सवार ये जो थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर ये अपने मन में कहने लगता है कि बहुत ही जल्द थंडर सेलेस्टियल रियलम ओपन होने वाली है, पर उससे पहले मुझे हर हाल में इनफ ओरिजिन एनर्जी को उस थंडर पॉन्ड के अंदर स्टोर करना होगा। अब यहाँ पे ये जो थंडर पूल था ना, इसके आसपास आते साथ ही उसे काफी तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन फील होता है, जो देखकर वो हैरान था, और थंडर पूल को देखकर वो समझ आता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो आया था, और कुछ ना कुछ तो इस थंडर पूल में हुआ है। अब तभी वो उस थंडर पूल के पास जाके लैंड करता है, जहाँ पर की वांगलिन का जो सिल्वर हॉर्न बीस्ट है वो ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ एक सिल्वर हॉर्न बीस्ट को देखकर ये पता क्यूरियस था, एक सिल्वर हॉर्न बीस्ट, वो भी इस लेवल का, आखिर यहाँ पे ये क्या कर रहा है। और तो और यहाँ पर एक इल्यूजनरी रियल लेवल का पपेट भी मौजूद है, मतलब कि जो भी है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर सिल्वर हॉर्न बीस्ट यहाँ मौजूद है, तो मतलब उससे पहले यहाँ पर कोई और थंडर सेलेस्टियल टेंपल का मैसेंजर आ चुका है। लेकिन जब वो गौर से देखता है ना, तो वांगलिन की कल्टीवेशन देखकर वो हैरान था, और कहता है कि ये तो एक मामूली एक्सेंडेंट का कल्टीवेटर है, और इस लेवल की कल्टीवेशन के साथ वो थंडर पूल के इतने करीब कैसे जा सकता है। यहाँ पर बैठकर वो कल्टीवेट कर कैसे रहा है, इसकी बॉडी को तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। क्या इसे डर नहीं कि ये कर क्या रहा है। अब गाइस यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि वांगलिन अभी एक ऐसे माइंड स्टेट में है, जब उस गेट से बाहर फेंक दिया गया था, तो वांगलिन लिटरली उसी पोजीशन में अपनी आंखें बंद करके तब से वहीं मौजूद है। कि दाव क्या है, दाव से रिलेटेड इतनी सारी नॉलेज के अंदर जब वांगलिन इतना डीप थॉट में खो जाता है ना, तो उसकी ओरिजिन सोल भी इवन की उसी थॉट में डूबी रहती है, और वो सोचता रहता है। इनवाइल तब तक ये मैसेंजर यहाँ पे आ जाता है, और इस दौरान जैसे वांगलिन अपने होश में आता है ना, अपनी आंखें खोलता है, तो उसकी आंखों में वो गहराई, दाव से रिलेटेड वो नॉलेज, जो एक तरीके से जैसे उसने पूरे ब्रह्मांड को देख लिया हो, पूरे यूनिवर्स को देख लिया हो, जो यूनिवर्स ट्रूथ है जैसे उसे जान लिया हो, ये सारी चीजें ना इसकी आंखों की गहराई में झलक रही थी। और शॉर्ट में हम इस चीज को ना मिस्टीरियस स्टेट कहेंगे। तो वांगलिन की आंखें तो खुल जाती है, लेकिन इसकी आंखों से पता चलता है कि वो अभी भी उसी मिस्टीरियस स्टेट में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। अब ये चीज जब शेंगोंग हू देखता है, हाँ जी इसका नाम शेंगोंग हू है, मैंने नॉवल पढ़ी है तो मुझे पता है। तो शेंगोंग हू जब इसकी आंखों में देखता है ना, तो उसकी आंखों में
इतनी गहराई देखकर जैसे पता चल रहा हो कि ये सच में कोई नॉर्मल इंसान नहीं, इतने डीप थॉट जिन्हें कि वो रीड कर भी नहीं पाता, बस उसकी झलक भर से ही वो समझ जाता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जैसे इसकी आंखों से ना ये पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दे, हर एक चीज को तबाह करने की ये ताकत रखता है। और उसके सामने शेंगोंग अपने आप को, अपने वजूद को किसी चींटी के समान पाता है। यहाँ पे वो इमीडिएटली खून की उल्टियां करने लगता है। उसका माइंड जैसे करप्ट हो रहा था और वो इमीडिएटली लड़खड़ाते हुए 4 कदम पीछे आ जाता है और खून की उल्टियां करते हुए कहता है कि बस एक नजर ने मेरी ये हालत कर दी। मेरा माइंडसेट इस हद तक डैमेज हो चुका है कि जिसे मुझे रिपेयर करने में महीने लग जाएंगे। यहाँ पे शेंगोंग फील कर पा रहा है कि उसकी जो दाव हार्ट है वो भी बहुत बुरी तरीके से शेक हो चुकी है। इवन की उसकी जो कल्टीवेशन है वो भी ड्रॉप होके इल्यूजनरी यिन पे आ चुकी है। यहाँ पे ये बंदा पूरी तरीके से वांग लिन की पावर को देखकर, स्पेशली उसकी मिस्टीरियस आई को देख कर ना वो पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन, जिसको अभी तक पता ही नहीं है कि उसके सामने इस वक्त कौन बंदा खड़ा है, क्योंकि इस वक्त जो वांग लिन है ना वो अभी भी उसी मिस्टीरियस स्टेट में मौजूद है। और वो कहने लगता है कि जो हेवन डिफाइंड बीट के अंदर मैंने देखा वो असल में किसी हेवन डिफाइंड फॉर्चून की तरह है, क्योंकि हेवन डिफाइंड बीट के उस पार का नजारा और जिसे मैंने देखा वो 3rd स्टेप की पावर थी। वो नॉलेज, हर एक चीज 3rd स्टेप से रिलेटेड थी। अब वांग लिन की आंखें बंद थी और वो खुद से ही कहने लगता है कि मैंने जो देखा वो शायद इसका 1% भी ना हो, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया के अंदर मैं थोड़ा सा क्रैक कर पाया। और अगर हेवनली गेट वापस से कभी ओपन होता है ना तो शायद मैं इसके सामने खड़ा भी ना हो पाऊँ। अब तभी वांग लिन अपनी आईज ओपन करता है, क्योंकि उसे भी शेंगोंग के होने का एहसास हो चुका था। वो इसे आड़ी नजरों से देखता है। अब शेंगोंग, जो कि ऑलरेडी उस मिस्टीरियस गेज को देखकर डरा हुआ था, वो कहने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो नजर जिसने कि ऑलमोस्ट मेरे माइंड को करप्ट कर दिया वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकता। ये जरूर से लेजेंडरी दाव डेविल से बिलोंग करता होगा। और अगर मैं इन्हें फॉलो कर पाया ना, इनके नक्शे कदम पे चल पाया, तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फॉर्चून होगा। भाई यहाँ पे शेंगोंग पूरी जोश में आ जाता है। यहाँ पे वो आगे जाता है और उसे सीनियर कहते हुए रिस्पेक्ट देता है और कहने लगता है कि सीनियर, मैं परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। जिस पे वांग लिन कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें। अब तभी वो वांग लिन से कहता है कि ये जूनियर जिसका नाम शेंगोंग है वो असल में शेंगोंग फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि ऑल हेवन के साउथर्न डोमेन में स्थित है। और मैं थंडर सेलेस्टियल टेंपल का एक 2nd रैंक का मैसेंजर हूँ। इस वक्त मेरी कल्टीवेशन कॉर्पोरल यिन पे है, लेकिन मैं कभी कॉर्पोरल यांग पे हुआ करता था। अब वो यहाँ पे एक और कदम आगे बढ़ाता है, लंबी सांस लेते हुए कहता है कि प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं आपके साथ एक शपथ लेना चाहता हूँ, एक टाइप का ओथ लेना चाहता हूँ। जो सुन के वांग लिन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ओथ लेना चाहते हो। जिस पे वो अपनी बात एक्सप्लेन करने लगता है। इस दौरान जब वो बता रहा था तब वांग लिन अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है, ये तो बस मेरी एनलाइटमेंट से निकली हुई जो प्रेशर है उसके चलते इससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गया है और इसी के चलते ये मेरे साथ ओथ लेना चाहता है। वांग लिन इसकी बातों में ध्यान नहीं देता, बस चुपचाप जो बोल रहा है इसे बोलने देता है। तभी वो बताने लगता है कि हमारे अंडर में बहुत सी कल्टीवेशन फैमिलीज आती है और सीनियर, अगर आपको हमारी कोई भी मदद चाहिए ना, हम आपकी सारी मदद करेंगे, बस आपको हुक्म करने की देर है, पर प्लीज मेरी बात मान लीजिए। वांग लिन मन में कहने लगता है कि मुझे इसके साथ नहीं पढ़ना। वैसे भी एक बार ये 2nd स्टेप के पीक पे पहुंच गया तो एक ना एक दिन ये मेरे अंदर बाहर सब कुछ देख ही लेगा। मैं क्या हूँ, मेरे क्या सीक्रेट्स हैं, सब कुछ ये खुली किताब की तरह पढ़ सकता है। तो बेहतर यही होगा जितना ज्यादा हो सके मैं इससे दूर ही रहूं। अब वांग लिन कोई जवाब नहीं देता और इस दौरान शेंगोंग से एक के बाद एक बड़े से बड़े ऑफर दिए जाता है। और में बस इतना कहता है कि सीनियर, मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं कि जिसके जरिए से मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। लेकिन वांग लिन मना कर देता है। अभी ये चीज ना शेंगोंग को बहुत ज्यादा हिट होती है। कुछ होते हैं ना प्राउड नेचर वाले लोग, तो शेंगोंग से ये चीज हजम नहीं होती, तो वो यहाँ पर उसके सामने रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि सीनियर, मैं शेंगोंग हूँ, मैं यहाँ पर अपने दाव सोल को भी आपके सामने अपनी मर्जी से पेश करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने दाव हार्ट की कसम खा के ये बात कह रहा हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ पर अपने दाव सोल का कुछ हिस्सा बाहर निकालता है और वांग लिन के सामने इसे पेश करते हुए कहने लगता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि आने वाले 1000 साल के लिए प्लीज मुझे आपको सर्व करने दीजिए। यहाँ पे भाई ये जब दाव सोल निकालता है ना अपना वांग लिन को ऑफर करने के लिए, ये देखकर तो जो शूली क्यू है वो कम्प्लीटली स्पीचलेस था, उसका दिमाग फट रहा था। अब वांग लिन यहाँ पे मन में सोचने लगता है कि जब तक इसका दाव सोल मेरे हाथ में है, यानी कि दाव सोल का थोड़ा हिस्सा जो कि ये ऑफर कर रहा है, अगर ये मेरे पास रहे ना तो फ्यूचर में मुझे कभी भी इससे डरने की जरूरत तो नहीं है। अब वांग लिन फाइनली इसके लिए मान जाता है, उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में तुम इसके लिए रिग्रेट नहीं करोगे। जिस पे वो 4 कदम आगे आता है और शेंगोंग उसे ऑफर करते हुए कहता है कि ये जूनियर कभी रिग्रेट नहीं करेगा। अब वांग लिन इसका जो 30% दाव सोल था ना इसे अपने पास रख लेता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तब यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन वांग लिन को मिलती है और यही से तो मूवी की शुरुआत होगी गाइस। अब रेलिंग इमोर्टल की जो आने वाली मूवी है ना, जो कि थंडर सेलेस्टियल रियलम आर्क के ऊपर बेस्ड है, उसकी शुरुआत होती है। फाउंडेशन देखो तुम यहाँ से कैसे बिल्डअप होता है। यहाँ पे शेंगोंग बताने लगता है कि असल में सीनियर, थंडर सेलेस्टियल रियलम बहुत जल्द ओपन होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आकर थंडर ओरिजिन एनर्जी को कल्टीवेट करूंगा, जिसके चलते ब्रेक थ्रू के मैं और करीब पहुंच जाऊंगा। अब ये सुनकर वांग लिन कहता है कि पर मैं ऑल हेवन का नहीं हूँ, तो मुझे बताओ आखिर थंडर सेलेस्टियल रियलम ओपन होने में कितना वक्त है। जिस पे शेंगोंग बताने लगता है कि उसे ओपन होने में अभी भी 30 साल और हैं, लेकिन अगर किसी को उसके अंदर जाना है ना थंडर सेलेस्टियल रियलम में, तो उसके पास
पास एक थंडर कल्ड्रन होना चाहिए। इसमें वांगलिन मन में कहता है कि अच्छा तो 30 साल और है। मुझे अच्छे से याद है कि मेरी कल्टीवेशन जर्नी की पूरे के पूरे सफर को अगर किसी चीज ने बदला था तो वो था रेन सेलेस्टियल रियलम, और अब बारी है थंडर सेलेस्टियल रियलम की। मैं नहीं जानता यहाँ पे कौन सा खतरा होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं वहाँ तो जरूर जाऊंगा। अब वांगलिन पूछने लगता है कि थंडर सेलेस्टियल रियलम जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, जिसपे वो बताने लगता है कि वहाँ पर जो एक्सेंडेंट और एक्सेंडेंट के ऊपर के लोग हैं वही लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के सीक्रेट आर्ट का यूज किया जाए तो फिर संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि जो लोग सेकंड स्टेप पे पहुंच चुके हैं वो तक भी वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन एक बार ये लोग अगर अंदर पहुंच जाते हैं तो फिर यहाँ के जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके चलते इनकी जो डिवाइन एबिलिटीज है वो निर्वाणा स्क्राइड के अर्ली स्टेज के ऊपर नहीं जा सकती, यानी कि इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं एक हद तक कि ये अपनी पावर को यूज कर पाएंगे, और अगर किसी ने फोर्सफुली इसे यूज करने की कोशिश की ना तो ये पूरा का पूरा थंडर रियलम ही कोलैप्स कर जाएगा। वांगलिन मन में ठान लेता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है फिर तो मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अब वांगलिन धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है। वो यहाँ पर 70, 80, 90 इवन की ये जो थंडर पूल था ना इसके 100 स्टेप और डीप में चला जाता है, जिसके चलते यहाँ का प्रेशर और बढ़ रहा था। और शेंगेंगू देख के हैरान था, वो गिनती कर करके थक चुका था। यहाँ पे शेंगेंगू हैरान था और कहने लगता है कि ये तो थंडर को ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि इसकी बॉडी को कुछ फील ही नहीं हो रहा, जैसे कि वो इसके पैरों तले इसे कुचल सकता हो। अब यहाँ पे शेंगेंगू को ये लगता है कि नहीं, ये बंदा आम इंसान नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है और इस वक्त ये अपने कल्टीवेशन को हाइड कर रहा है। अब यहाँ पे जब उसे ये रियलाइज होता है तो इसकी छाती ना ऐसे गर्व के मारे और चौड़ी हो जाती है। मुट्ठी टाइट करते हुए कहता है कि मैं शेंगेंगू, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, गलत इंसान को मैं पिक नहीं कर सकता कभी। सच में मेरा फैसला बिल्कुल सही था, मैंने अच्छा किया जो मैंने अपनी टाओ सोल का 30% उन्हें दे दिया। गाइस ऐसा क्या पता कि वांगलिन के ओरिजिन सोल, वांगलिन की बॉडी दोनों ही थंडर से बनी हुई है, तो ये जो आसपास की बिजलियां है इसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। शेंगेंगू पे वांगलिन को फॉलो करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन एक एक कदम इसे पहाड़ जैसा फील होते हैं और ले दे के ये बस 10 कदम ही इस थंडर पूल के करीब जा पाता है, और बस वही इसकी लिमिट थी और यहीं पर बैठ के वो कल्टीवेट करने लगता है। और मन में कहने लगता है कि जब तक थंडर सेलेस्टियल रियलम ओपन नहीं होता तब तक मैं यहीं पे कल्टीवेट करूंगा, और शायद मैं पूरे 30 साल के अंदर 50 स्टेप तक तो जा ही पाऊंगा आगे। अब वांगलिन जो कि हैंड साइन बनाते हुए मन में कहने लगता है कि जो लास्ट बैटल मैंने उस मूनगेजर सर्पेंट के साथ लड़ी और उससे पहले जो भी बैटल लड़ता है उसमें मेरी ओरिजिन एनर्जी बहुत हद तक कम हो चुकी थी, और ओरिजिन एनर्जी एक बार कम हो जाए इसे वापस से रिप्लेस करना यानी कि इसे वापस से भरना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट फॉर्चुनेटली मेरी जो ओरिजिन सोल है वो एक एंशिएंट थंडर ड्रैगन की है, और जिसके जरिए से मैं थंडर ओरिजिन स्पेल का यूज करते हुए थंडर एनर्जी को ओरिजिन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। मतलब कि गाइस तुम अच्छे से जानते हो कि जो सेकंड स्टेप है इसमें ब्रेक थ्रू करने के लिए सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की नहीं बल्कि ओरिजिन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए बहुत ही कम लिमिटेड तुम्हें सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर मिलेंगे कि अपने बॉडी के अंदर ओरिजिन एनर्जी बना पाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। वांगलिन खुद से कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द रिकवर करना ही होगा, और अब ये काफी अमाउंट में थंडर एनर्जीज को यहाँ पे गैदर करना शुरू कर देता है, जो देखकर शेंगेंगू समझ आता है कि भाई ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ पे होता ना यहाँ से ठीक 100 कदम की दूरी पर तो मेरी जो प्रीमोर्टल स्पिरिट यानी कि जो ओरिजिन सोल है वो तक शैटर्ड हो जाती और बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती। सच में सीनियर की कल्टीवेशन कमाल की है। यहाँ पे वांगलिन का जो सिल्वर हॉर्न बीस्ट था वो भी उससे ना लगभग 50 कदम पीछे था। अब गाइस यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि इस बंदे को इसलिए बार बार ये लग रहा है कि वांगलिन की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा कि वांगलिन का ओरिजिन सोल और उसकी बॉडी थंडर से बनी है। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ कि तुम्हें आगे पता चलेगा, क्योंकि जो इस पूरे वर्ल्ड में है ना यानी कि जो रेनेगेड इमोर्टल का जो वर्ल्ड है यहाँ पर जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है ये बहुत ज्यादा रेयर है, और एक एंशिएंट थंडर ड्रैगन जिसको पाना ही बहुत ही ज्यादा रेयर बात होती है उसकी ओरिजिन सोल को कोई यहाँ पर अपनी ओरिजिन सोल बना ले, उसे डिवोर करके या रिफाइन करके कुछ भी कह लो, ये बहुत ही नामुमकिन वाली बात है। तो कोई इंसान इतना टेढ़ा कैसे सोच सकता है जब उसके पास फर्स्ट ऑप्शन मौजूद है कि हाँ इसकी कल्टीवेशन ज्यादा होगी इसलिए वो रेजिस्ट कर पा रहा है। गाइस ऐसे ही करते करते 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाता है और अभी भी वांगलिन और यहाँ पे जो शेंगेंगू है वो दोनों यहाँ पे थंडर ओरिजिन एनर्जी को यहाँ पे गैदर करने में लगे हुए थे। अब इस दौरान वांगलिन जो कि एनर्जी को एब्सॉर्ब करने में लगा हुआ था वो यहाँ पे बताने लगता है कि ये जो पूरा का पूरा थंडर पूल है इसके जो एज के जो थंडर पावर है ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप की है अगर मैं कंपेयर करूँ जो मिडिल में जो मैंने एनर्जी एब्सॉर्ब करी उससे, क्योंकि ये मेरी ओरिजिन एनर्जी को भी यहाँ पे इम्प्योर कर रही है। वांगलिन ठान लेता है कि उसे सेंटर वाले एरिया में जाना होगा जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ की जो थंडर ओरिजिन एनर्जी है ना ये सच में बहुत बहुत ज्यादा प्योर है, और अगर वांगलिन इसे लेकर इसे रिफाइन करके ट्रांसफॉर्म करता है ना तो वांगलिन के पास सबसे प्योर हेवन एंड अर्थ की ओरिजिन एनर्जी होगी। अब वांगलिन ठान चुका था कि उसे अगर जल्द से जल्द रिकवर करना है, जल्द से जल्द आगे बढ़ना है तो उसे इस डीप एरिया में जाना होगा। वांगलिन अपनी जगह छोड़ के आगे बढ़ता है, जो देखकर शेंगेंगू एक्साइटेड होते हुए कहता है कि फाइनली सीनियर फिर से हलचल कर रहे हैं। मैंने इस वक्त के लिए 2 साल तक वेट किया है कि मुझे बस कैसे ना कैसे उनकी डिवाइन एबिलिटी का कुछ थोड़ा सा ट्रेस दिख जाए ताकि मुझे भी कुछ फॉर्चून हासिल हो। या फिर वांगलिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना अचानक से उसकी जो ओरिजिन सोल है वो बाहर आती है उसकी बॉडी से। यहाँ पे इतनी तेज थंडर एनर्जी गिर रही थी कि वांगलिन खुद भी इसे देख के शॉक था, लेकिन वो फिर भी अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है और उतनी ही ज्यादा थंडर प्रेशर यहाँ
यहाँ पे बढ़ता चला जाता है। वांग विन फील कर पा रहा था कि ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अब वांग विन लेते के बस 10 कदम तक ही आगे जा पाता है और तभी वो यहाँ पर रुक जाता है। लेकिन फिर वो जैसे 11वां कदम उठाता है ना, उसकी भैया पसीने छूट जाते हैं, जिसके चलते वांग विन खुद को फोर्स नहीं करता, वो वहीं पे रुक जाता है। ये देखकर शेंग एंग हू को ना मतलब हल्का सा ऐसा बुरा सा लगता है कि यार मैंने इतनी उम्मीद की थी, पर ये तो बस 10 कदम ही आगे बढ़ पाए। पर क्यों? ये चाहते तो कोई डिवाइन एबिलिटी का यूज कर पाते, पर इन्होंने नहीं किया। पर क्यों? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इससे पहले जो मैंने इतनी पावरफुल ऑरा फील किया था वो बस एक इत्तेफाक था? अगर ऐसा हुआ ना तो फिर जो मैंने इनके साथ ओथ लिया है वो एक भद्दा मजाक बन के रह जाएगा, किसी का शक्ल दिखाने लायक तक नहीं रहूंगा। यहाँ पे शेंग एंग हू के मन में ना डाउट बढ़ता जा रहा था, उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल पीली हो रही थी। दूसरी तरफ वांग विन तो ये बात सोचने में लगा हुआ था कि आखिर वो आगे जाए तो जाए कैसे, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि वो अपनी पूरी दमखम के साथ भी अब एक और कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। पर ऐसा कैसे? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा जिसके जरिए से मैं आगे जा सकता हूँ। अब वांग विन सोचने लगता है और बताता है कि जो मेरी ओरिजिन सोल है वो और ये थंडर दोनों ही सेम ओरिजिन को शेयर करती है, तो कोई तो रास्ता होगा जिसके जरिए से मैं आगे बढ़ पाऊँ। अब वांग विन जैसे ही ये सारे थॉट के साथ अपने आईज ओपन करता है तो उसके सामने पूरा का पूरा वर्ल्ड जैसे रुक चुका हो, हर एक चीज को वो देख पा रहा था और यहाँ उसके सामने जो थंडर स्ट्रिंग्स थी वो दिखाई देती है। वांग विन इसे टच करता है तो ये गायब हो जाता है। वांग विन देख पा रहा था कि जो सेम ओरिजिन वाली जो थंडर एनर्जी थी उसके छूते साथ ही वो गायब हो गई है। तो वांग विन समझ आता है कि यहाँ पर खेल पावर का नहीं बल्कि दाव का है। और तभी वांग विन को याद आता है कि जब वो उस गेट के अंदर था तो उसे पता चला था कि हेवन एंड अर्थ में जितने भी फिनोमेना होते हैं ना, ये सब कुछ बस एक ही चीज से पैदा होते हैं, एक ही चीज से वजूद में आते हैं। अब यहाँ पे वांग विन को समझ आ चुका था। वो यहाँ पे अपने हाथ और पैर इनको मूव करते हुए कहने लगता है कि सोर्स कभी भी पावर थी ही नहीं, बल्कि इसे तो मुझे दाव के जरिए से समझना होगा। आफ्टर ऑल सिर्फ सेम दाव ही सेम सोर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है। सर के ऊपर से जा रहा है ना? हाँ, फर्स्ट टाइम मेरे सर के ऊपर भी गया था, अब डिटेल में समझो। यहाँ पे गाइस वांग विन का जो ओरिजिन सोल है ना, जो कि एंशिएंट थंडर ड्रैगन है, जो कि सेम ओरिजिन वाले थंडर को ही बिलोंग करता है, जो थंडर यहाँ हेवन एंड अर्थ के जरिए से क्रिएट हो रही है। और वांग विन के पास ये जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है, ये मान लो एक जरिया है जो कि सेम ओरिजिन से बिलोंग करता है, जिस सेम ओरिजिन को यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा थंडर है ना ये शेयर करता है। मतलब कि इस थंडर का जो ओरिजिन और वांग विन का जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन का जो ओरिजिन है ये सेम है, विच मीन्स सेम दाव सेम सोर्स को अब्सॉर्ब कर पाएगा। आई होप कि तुम लोग को थोड़ा समझ में आ गया होगा, बाकी चीजें तुम्हें आगे आगे पता चलेगी। एक बार वांग विन सेकंड स्टेप पे पहुंच जाए तो फिर तो सब क्लियर है। अब गाइस वांग विन अपनी आईज ओपन करता है, क्योंकि अब वांग विन थंडर के ऊपर अपना फोर्स नहीं डाल रहा बल्कि इसे अपना बना रहा है, यानी कि दोनों सेम है ना, तो फिर वो बहुत इजीली इस थंडर से लिंक्ड होकर ना आगे बढ़ पा रहा था। सिर्फ आगे नहीं गाइस, वो टेलीपोर्ट हो रहा था और एक एक बार में 10-10, 20-20 कदम आगे जा रहा था, जो देखकर शेंग एंग हू के होश उड़ चुके थे। वो बिल्कुल स्पीचलेस हो चुका था और वो कहने लगता है कि सीनियर तो थंडर के ऊपर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हेवन एंड अर्थ उनका स्वागत कर रहे हैं। इवन की फॉर द फर्स्ट टाइम जो वांग विन का सिल्वर हॉर्न बीस्ट है ना, वो तक वांग विन को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड था। शेंग एंग हू बहुत बहुत ज्यादा खुश था कि मैंने 2 साल लगाए और फाइनली मुझे थंडर दाव का पीक दिख ही गया, एक ऐसी डिवाइन एबिलिटी जिससे मेरे सीनियर थंडर के ऊपर अपना डोमिनेंस साबित कर रहे हैं। अब वांग विन जो इनर वाला एरिया था ना इस थंडर पूल का, वहाँ पे पहुंच जाता है। अब वांग विन यहाँ लोटस पोजीशन में बैठ चुका था, लेकिन मन में वो काफी ज्यादा खुद को फॉर्चुनेट फील कर रहा था, क्योंकि अगर उसने वो जो गेट के अंदर जो थर्ड स्टेप की हल्की सी झलक है उसे ना देखी होती ना, उसे दाव की इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं हो पाती। वांग विन खुश था कि उसे कोई ऑफेंसिव पावर नहीं मिली, लेकिन जो उससे मिला है ना, जो झलक उसने देखी है जिसके जरिए से वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज को समझ सकता है, ये काउंटलेस डिवाइन एबिलिटी से कई गुना ज्यादा रेयर है और कई गुना ज्यादा फायदेमंद है। शेंग एंग हू के मन में वांग विन के प्रति जो भी डाउट वगैरह थे वो भी क्लियर हो जाते हैं, पर तभी किसी के आने की भनक यहाँ पे से लग जाती है और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा स्पेस से बाहर आता है और इस जगह को देखकर कहता है कि क्या बात है, ये तो बड़ी कमाल की जगह लग रही है। अब इसे देखकर शेंग एंग हू कहने लगता है कि ज़ेंग कोंगली, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि ये भी एक थंडर सेलेस्टियल टेंपल का मैसेंजर है जिसका नाम ज़ेंग कोंगली है और ये असल में कॉर्पोरल यांग स्टेज पे है और उसकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती है जब वो देखता है कि एक एक्सेलेंट कई लेट स्टेज का कल्टीवेटर थंडर पूल के इतने डीप में मौजूद है। वो हंसता है और कहता है कि शायद इसके पास कोई बहुत ही पावरफुल पियरलेस ट्रेजर होगा जिसके जरिए से वो थंडर एनर्जी को और पावर को रेजिस्ट कर पा रहा है। अब यहाँ पे शेंग एंग हू से यहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि खबरदार जो तुम यहाँ पे आए, जिस पे वो कहता है कि अरे देखो तो यहाँ पे कौन है, अरे माफ करना मेरी नजर तो तुम पे गई नहीं। शेंग एंग हू, काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है ना, पर क्या करूँ इस बार मेरी आंखें तुमसे ज्यादा ना वो जो दूर तुम्हारा दोस्त बैठा है उसने कैच कर लिया और ये क्या तुम्हारी कल्टीवेशन ड्रॉप हो गई। जिस पे शेंग एंग हू से चिल्लाते हुए कहता है कि बेहतर होगा कि यहाँ से निकल जाओ, मेरा मसला है मैं देख लूंगा। जिस पे वो कहने लगता है कि अरे ऐसे कैसे, तुम्हारे दोस्त से मिल तो लूं। ऐसा मानना पड़ेगा लड़के, तुम्हारे पास कोई बहुत ही पावरफुल ट्रेजर होगा तभी तो तुम यहाँ पे रेजिस्ट कर पा रहे हो और वहाँ पे इतने शांति से बैठे हो। चलो चुपचाप अब वो चीज मुझे दे दो, मैं भी जरा देखता हूँ कि आखिर ये कैसे काम करता है। वांग विन उसकी बातें सुनता है लेकिन कुछ नहीं कहता, लेकिन शू ल्यू तो डर के मारे इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो वांग विन से कहता है कि मास्टर अब हम क्या करें, ऐसा तो हमारा भांडा फूट जाएगा। अब यहाँ पे किंग
शेंगशुई रोते हुए कहने लगता है कि कुछ करो वरना हम सब मारे जाएंगे। इसे कर पता चल गया हम इसके सामने एक्सपोज हो गए तो हमारी खैर नहीं। अब वांग लिन खुद से कहने लगता है कि अच्छा तो ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ट्रेजर है, फिर तो ये इस मसले को ऐसे जाने नहीं देगा और मैं इतना भी जानता हूँ कि शेंग यांगू अपने लॉयल्टी साबित करने के लिए इससे हर हाल में फाइट करेगा। वहीं दूसरी तरफ शेंग यांगू मन ही मन कह रहा था कि अगर मैं इससे किसी और सिचुएशन में मिलता जब मेरी कल्टीवेशन भी ड्रॉप थी और ये जो कि कॉर्पोरल यांग पे है, अगर मैं इससे मिलता ना तो मैं कभी भी फाइट का नहीं सोचता, लेकिन इस वक्त मेरे सीनियर मेरे साथ मौजूद है तो भला मुझे किसी चीज से डरने की क्या जरूरत। बस फिर क्या, ये आ जाता है जोश में अपनी पावर को अनलीश करता है और कहने लगता है कि खबरदार अगर 10 सांसों के अंदर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो फिर तुम यहाँ पे मारे जाओगे। यह सुनकर तो ज़ेंग कोंगली भी खुद भी हैरान था कि एक मामूली सा एक्सीडेंट कल्टीवेटर के लिए तुम यहाँ पर मुझसे एक डेथ मैच लड़ने वाले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है शेंगोंग। ये कहते हुए वो भी निकाल लेता है अपने स्वॉर्ड को और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब यहाँ इनको फाइट करता हुआ देखकर शिव लेक्यू कहने लगता है कि ये दोनों फाइट कर रहे हैं मास्टर, अगर शेंगोंग इसके हाथों मारा गया तो फिर हम गए काम से। वांग लिन भी अच्छे से जानता है कि अगर शेंगोंग हार गया तो ज़ेंग कोंगली वांग लिन को कभी नहीं छोड़ने वाला और अगर मैं यहाँ से भाग गया तो फिर शेंगोंग के मन में मेरे लिए डाउट क्रिएट हो जाएगा। वांग लिन सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों यहाँ पे धुआंधार फाइट कर रहे थे, तभी शेंग यांगू से वांग लिन कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, तुमने मेरे साथ एक शपथ ली है और ये तुम्हारा टेस्ट है जिसमें कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। अगर तुम मेरे प्रति लॉयल हो तो अपनी लॉयल्टी साबित करो, अगर तुम हार जाते हो ना तो मैं तुम्हारे दाव सोल को तुम्हें लौटा दूंगा। यहाँ पे शेंग यांगू अपने मुंह पर लगे ब्लड को साफ करते हुए कहता है कि सीनियर लॉर्ड फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कभी भी निराश होने नहीं दूंगा। यहाँ पे शेंग यांगू इस हद तक पागल हो चुका था कि वो वांग लिन को एज अ लॉर्ड की तरह ट्रीट कर रहा था, जो सुनकर तो इवन की ज़ेंग कोंगली भी हैरान था और वो उससे बैटल करते हुए कहने लगता है कि क्या लॉर्ड तुम एक ट्रेजर को पाने के लिए इतने ज्यादा पागल हो चुके हो, तुम उसे लॉर्ड कह रहे हो? हाँ सच में तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। ये कहते हुए वो उसके ऊपर धुआंधार अटैक कर देता है। यहाँ पे शेंग यांगू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी वो पूरी तरीके से गुस्से में आ चुका था और यहाँ पर अपनी पूरी चीज जान लगाकर वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग थंडर कॉलिंग आर्ट का यूज करता है। ये देखकर इवन की वांग लिन तक शॉक्ड था और ये आर्ट यूज करने के लिए ना इसने अपनी ओरिजिन एनर्जी जैसे कि अब तक ये स्टोर करता आ रहा है इस तक को यूज कर लिया था ताकि हेवेंस के माइट को वो समन कर पाए। वांग लिन इस टेक्निक को देख के सरप्राइज तो था, लेकिन वो देख पा रहा था कि जो डिवाइन एबिलिटी ये यूज कर पा रहा है ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर एक फ्लॉ है जिसके जरिए से इसके बॉडी के अंदर एक डेड लॉक बन चुका है, जिसके चलते जब तक इसे दूर नहीं कर पाता वो कभी भी अपनी फुल पीक तक पावर को यूज नहीं कर पाएगा, ना ही कोई एबिलिटी को। लेकिन वांग लिन के पास एक तरीका था कि वो इस डेड लॉक को पूरी तरीके से ओपन कर पाए और इसके लिए रास्ते बना पाए। तो वांग लिन अब यहाँ पे बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। इस दौरान शेंग यांगू उसके ऊपर अपने उस जायंट स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन ज़ेंग कोंगली उसे पूरी तरीके से रिपेल करते हुए यहाँ पर 1000 स्वॉर्ड के जरिए से एक जायंट स्वॉर्ड को मैनिफेस्ट करता है और उसके ऊपर चला के मारता है। तभी शेंग यांगू भी यहाँ पे जायंट स्वॉर्ड को फॉर्म करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन दोनों जैसे ही टकराते हैं तो जो इम्पैक्ट रिलीज होता है उससे यहाँ पे दोनों ही ठीक ठाक इंजर्ड हो चुके थे। तभी यहाँ पे ज़ेंग कोंगली कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास भी कुछ ट्रिक्स हैं जिसके जरिए से तुम मुझे टक्कर दे पा रहे हो। अब तभी ज़ेंग कोंगली के सामने शेंग यांगू से वांग लिन कहता है कि बात सुनो, तुम्हारी जो डिवाइन एबिलिटी है इसके पास सिर्फ थंडर का माइट और इसका फॉर्म है, इसके अंदर उसका सोल नहीं है, जिसका मतलब तुम्हारा जो दाव हार्ट है वो अभी थंडर के साथ पूरी तरीके से मर्ज नहीं हो पाया। तो जब तुम्हारा दाव हार्ट ही थंडर के साथ पूरी तरीके से मर्ज नहीं हो पाया तो तुम थंडर की ट्रू पावर को कैसे यूज कर सकते हो। ये सुनकर शेंग यांगू से रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सीनियर लॉर्ड आपने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जिसे कि मैं न जाने कब से फेस कर रहा हूँ और ब्रेक थ्रू करने की सोच रहा हूँ, तो प्लीज मुझे एनलाइटन कीजिए। ये सुनकर ज़ेंग कोंगली ऐसा दिखाता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो हर कोई बता सकता है कि अगर तुम्हें थंडर की पूरी पावर को यूज करना है तो इसके साथ अपने दाव विल को मर्ज कराना होगा, लेकिन इसके आगे क्या, इसके आगे का किसी को नहीं पता और तुम यहाँ पर टफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो जैसा तुम्हें सब कुछ पता हो। चिंता मत करो, तुम्हारा हिसाब मैं अलग करूंगा। वांग लिन यहाँ पे इससे एक जवाब नहीं देता, पलटता है वो और बस अपनी उंगलियों को ना ऐसे फ्लिक करता है, हल्का सा चुटकी बजाता है, लेकिन थंडर की हल्की सी जो एनर्जी होती है वो किसी रे ऑफ लाइट की तरह जाती है और यहाँ शेंग यांगू के आंखों के जरिए से उसकी ओरिजिन सोल, उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसमें चली जाती है और उसे वांग लिन ने भी थोड़ी देर पहले जो समझा था ना कि कैसे दाव को उसके सोर्स के साथ फ्यूज कराना है, उसे ये सीक्रेट पता चल जाता है और वांग लिन उससे कहता है कि बताओ क्या तुम्हें समझ में आया। यहाँ पे उसकी बॉडी हवा में फ्लोट कर रही थी, उसे एनलाइटमेंट हासिल हुआ था और वो कहने लगता है कि हाँ मुझे सोर्स पे ध्यान देना है, सरफेस से उठकर मुझे जो एसेंस है उसकी तरफ पॉइंट करना है, उसकी तरफ फोकस करना है। इसी सोच के साथ अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो ही मैं अपने इस बॉटल नेक को पूरी तरीके से ब्रेक कर पाऊंगा और तब जाकर मैं पूरी पावर का यूज करके अपने दुश्मन को हरा पाऊंगा। यहाँ पे वांग लिन ने इसके अंदर ना जो बैटल का असली इंटेंट है उसे भी उसे क्लियरली समझा दिया था। यहाँ पे तभी शेंग यांगू की आंखें खुलती है और उसके जो दाव हार्ट कल्टीवेशन है उसके अंदर से एक फ्लॉ पूरी तरीके से मिट चुका था और उसकी दाव हार्ट कल्टीवेशन इंप्रूव हो चुकी थी और वो भी इंस्टेंटली, जो कि ज़ेंग कोंगली यहाँ पर दूर से देख कर ही समझ जाता है। वो खुद हैरान था कि आखिर उसको ऐसा क्या बताया कि जिसके चलते उसकी कंडीशन इस हद तक इंप्रूव हो गई। तभी उसकी नजर जाती है वांग लिन के ऊपर जो कि चुपचाप वो शेंग यांगू को देख रहा था और ज़ेंग कोंगली मन में कहता है कि नहीं, ये कोई एक्सीडेंट कल्टीवेटर नहीं हो सकता, बल्कि इसकी कल्टीवेशन तो इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। अब तभी शेंग
शेंगिंग वांगलिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, मैं सब कुछ समझ गया, आपने सिर्फ मुझे एनलाइटन नहीं किया बल्कि मुझे नई जिंदगी दी है, और अब बस आप देखिए कि मैं ज़ेंग कोंगली का क्या हाल करता हूँ। जिसके बाद वो ज़ेंग कोंगली से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ज़ेंग कोंगली के हाव भाव देखकर ही पता चल रहा था कि भाई उसके वक्त, जज्बात, हालात सब कुछ बदल चुके हैं, और वो इमीडिएटली वांगलिन के सामने सरेंडर करते हुए उसे सीनियर कहता है और माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं पागल हूँ जो मैं यहाँ आ गया। वांगलिन कुछ नहीं कहता, बस जो तमाशा चल रहा है ना चलने देता है। तभी ज़ेंग कोंगली शेंगोंग हू से कहता है कि कांग्रेचुलेशन मेरे दोस्त, तुम्हें एक वाइस लॉर्ड मिला है, सच में ये हेवन की तरफ से भेजा गया तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फॉर्चून है। अब ज़ेंग कोंगली से कहता है कि देखो, तुम और मैं सेम थंडर टेंपल से बिलोंग करते हैं, तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे जाना होगा, वैसे भी हमें समन किया गया है। ये कहते हुए वो यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है और वांगलिन शेंगिंग हू से पूछता है कि आखिर किस बात के लिए इसे समन किया गया, जिस पे वो बताने लगता है कि असल में थंडर सेलेस्टियल टेंपल की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है और इसे ही समन्स कहा जाता है, और जितने भी चोजन कैंडिडेट हैं इनके पीछे कंपटीशन होगा, और ये सेलेस्टियल रियलम के ओपन होने से 3 महीने पहले होगा। और इस कंपटीशन का मकसद बस यही है कि ऐसे लोगों को चुनना जो कि थंडर मैसेंजर की जो खाली पोस्ट है उन्हें फुलफिल कर पाए। लेकिन ये जो रैंक होगी ना, ये काफी ज्यादा हायर रैंक की होगी, और जैसा कि ज़ेंग कोंगली की इस वक्त की कल्टीवेशन है, अगर कुछ भी गलत नहीं होता तो वो अपनी एक जगह तो आसानी से सिक्योर कर लेगा। अब वांगलिन उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वांगलिन को कुछ और प्लानिंग भी करनी थी। जाने से पहले वो एक जेड स्लिप साथ ही एक मैप भी दे देता है, जो कि इस पूरे के पूरे ऑल हेवन के साउथर्न डोमेन को एक जगह में स्टोर किए हुए है, यानी कि इसका नक्शा मौजूद है। शेंगिंग हू चला जाता है, वांगलिन वापस से कल्टीवेट करने बैठ जाता है, और ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं, और अब तक वांगलिन को इस थंडर पूल में बिताए गए टोटल 10 साल बीत चुके हैं। और उसकी जो ओरिजिन सोल है ना, अब वो ज्यादा अमाउंट में ओरिजिन एनर्जी को स्टोर करके नहीं रख सकती, और अगर वांगलिन इसके फर्दर गया तो वो सेकंड स्टेप पे ब्रेक थ्रू करेगा, जो कि वांगलिन हर हाल में करना भी चाहता है। लेकिन फिलहाल के लिए वो हेवन डिफाइंग बीट को बाहर निकालता है, और वो देख पा रहा था कि ये 2 हिस्सों में जैसे डिवाइड हो गया हो, और यिन और यांग का सिंबल बस नजर आ रहा है, यानी कि सन एंड मून। वांगलिन उसे देखकर सवाल करता है कि हेवन डिफाइंग बीट, तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने के लिए आखिर मुझे और क्या करना होगा। तभी वो देखता है कि यहाँ पे वान यार और जो वांग पिंग की सोल थी ना, वो हेवन डिफाइंग बीट के अंदर पहले से ज्यादा स्टेबल नजर आ रही थी। अब फिलहाल के लिए वांगलिन इसे अपने पास रखते हुए मन में कहता है कि इस वक्त मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि मुझे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा, और मेरे पास 20 साल का वक्त है जब वो सेलेस्टियल रियलम ओपन होगा, पर उससे पहले मुझे हर हाल में ब्रेक थ्रू करना ही है। अब यहाँ पे वांगलिन ऑल हेवन के साउथर्न डोमेन में काफी सारे मॉडल प्लैनेट्स को देखता है, और इन्हीं में से एक की उसे जरूरत थी ताकि वो अपनी पूरी की पूरी बिलोंगिंग्स को यहाँ पे हाइड कर पाए, ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर पाए। वांगलिन को ख्याल आता है कि उसके पास एक ऐसा भी प्लेनेट है जो कि कम्प्लीटली उससे बिलोंग करता है, और शायद अब उसे विजिट करने का वक्त आ चुका है। ये कहते हुए वांगलिन अपने सिल्वर हॉर्न बीस्ट के ऊपर सवार होकर यहाँ से निकल पड़ता है। अब गाइस बारी आती है मेरे नॉवल होमीज की। तो गाइस मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि देखो, मेरा अच्छा खासा ये चैनल नॉवल से चल रहा था। मेरी जो 90% ऑडियंस थी ना, 1 लाख जब सब्सक्राइबर, वो सारे के सारे रेनेगेड इमोर्टल के नॉवेल्स के फैंस की है, और हम अच्छा खासा जा रहे थे। हमने ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा द रेनेगेड इमोर्टल के पूरे यूनिवर्स को कवर कर लिया था। 20% बचा था, या फिर मैं ये कहूँ ठीक ठाक 10%। 1 महीने के अंदर ये खत्म होने वाला था, बट सडनली यूट्यूब बीच में आ गया। तुमने देखा होगा कि इस चैनल पे ऑलमोस्ट 20 दिन के लिए वीडियोस तक नहीं आई है, तो वो उसी रीजन के चलते था। मुझे बुरा लगता है जब तुम लोग इंतजार करते हो, लेकिन जबकि मैं बता चुकी हूँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट में बता चुकी हूँ, मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट स्टिल तुम में से कुछ बहुत ही ज्यादा प्यारे लोग हैं यार, बार बार सवाल करते हैं। तो यार मैंने खुद भी अभी तक इसे पूरी रीड नहीं की है, तुम्हारे लिए मैंने इसे पॉज रखा है। बाकी तुम में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि दूसरे चैनल पे कर ले, गाइस ये कंटेंट ही सही नहीं है, बाकी क्रिएटर को देखो, वो तक ने भी छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, मैंने शुरुआत तुम्हारे साथ की है, तो एंड भी मैं तुम्हारे साथ जरूर करूंगी। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम लाइव आए और वहाँ पे ये सारी चीजें मैं बताऊँ तुम्हें। तुम्हारे जितने भी सवाल जवाब होंगे नॉवल से रिलेटेड, उस सब में मैं देने की कोशिश भी करूंगी, और हर संडे या फिर ट्यूसडे को हम इसका लाइव किया करेंगे। तो कमेंट में बताना कि तुम्हें लाइव चाहिए या नहीं, और अगर तुम्हें नॉवल सेपरेट वीडियो फॉर्म में देखना है तो पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीक से मैं वहाँ पर रेगुलरली जो नॉवल है उसे अपलोड करूंगा। यार मैं एक और बार कोशिश कर लूंगी, लेकिन वहाँ पे ठीक ठाक ऑडियंस गैदर हो जाओ यार। 4-5 हजार में मैं क्या करूंगी, फालतू में मेहनत जाया होगी, क्योंकि देख तुम लोग पाओगे नहीं। तो जाके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर तुम्हें नॉवल के सेपरेट वीडियोस चाहिए तो। सो गाइस, आज का ब्रेकडाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन तुम्हें वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलती हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।